हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में। हम रेशोस कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि रेशो का इंक्रीज या डिक्रीज कैसे पता किया जाए। ये वाली बात हमने आपको करंट रेशो और लिक्विड रेशो में भी बताई थी। आज हम इंक्रीज या डिक्रीज पता करेंगे डेट इक्विटी रेशो और प्रोप्राइटरी रेशो में। ठीक है, मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिए हैं। मैंने लिया है कि हमारी जो डेट इक्विटी रेशो गिवन है क्वेश्चन में वो मैंने 2:1 लिया है। ठीक है, और प्रोप्राइटरी रेशो मैंने 0.4:1 लिया है। ये मैंने मतलब ये समझिए कि क्वेश्चन गिवन है, ये कि भी इतनी डेट इक्विटी रेशो है, ये ट्रांजैक्शंस होंगी, तो आप ये बताइए किससे रेशो बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, ऐसे प्रोप्राइटरी रेशो 0.4:1 है, तो ये जो ट्रांजैक्शंस होगी इनसे रेशो बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, ये मैंने आपको वहां पर भी बात समझाई थी। शुरू करने से पहले एक क्विकली बता दें, पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या? फॉर्मूला। जैसे डेट इक्विटी रेशो है, तो दोनों सॉल्वेंसी रेशो है ना, तो डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। जब मैंने कहा डेट, तो डेट का क्या मतलब है? डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, या मैं दूसरे शब्दों में कह लूं नॉन करंट लाइबिलिटीज, है ना, क्योंकि ये सॉल्वेंसी रेशोज है ना। ये हमने आपको कैलकुलेशन और वो सबसे बताई हुई है उन वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरी बात ये है, इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड्स। प्रोप्राइटर्स फंड्स भी कह सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स भी कह सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स भी कह सकते हैं, अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मतलब क्या है? बेसिकली ये रेशो बताती है कि टोटल एसेट्स में प्रोप्राइटर की हिस्सेदारी कितनी है, मालिक की हिस्सेदारी कितनी है, शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी कितनी है। जबकि ये रेशो बताती है डेट अपॉन इक्विटी, यानी कि जो फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर है। कैपिटल स्ट्रक्चर पता नहीं क्या होता है? ओनरशिप फंड्स और बोरोड फंड्स का कितनी हिस्सेदारी है। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज कितनी है, और इक्विटी, इक्विटी का क्या मतलब होता है? इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है दोस्तों, आपको पहले ये कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आपने वो नहीं देखे ना वीडियो, तो पुरानी जिसमें हमने कैलकुलेशन सिखाई है वो एक बार चेक कर लीजिए, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो, एक बात ये मेरे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि हमें ना कुछ इमेजिनरी वैल्यूज लेनी पड़ती हैं। जो जिस रेशो गिवन है ना, उस रेशो के हिसाब से आप इमेजिनरी वैल्यूज लेते हो, और वैल्यूज इस तरीके से लो कि उस रेशो में आ जाए। जैसे 2:1 है, तो मतलब जैसे 200 100 ले लो, 2000 1000 ले लो, 2 लाख 1 लाख ले लो। लेकिन कोशिश करना कि चेक करो कि क्वेश्चन में कोई वैल्यूज गिवन है कि नहीं। अगर कोई वैल्यूज गिवन नहीं है तो कुछ भी ले लो, 200 100 ले लो, 2000 1000 ले लो। और अगर वैल्यूज गिवन है ना, तो कोशिश करो, कोई रूल नहीं है फिक्स, लेकिन कोशिश करो कि लगभग लगभग जो वैल्यूज गिवन है उसका डबल ट्रिपल अमाउंट लो, कम इतना लो ताकि इजी हो जाए। ऐसा नहीं कि मैंने ले लिया 200 और 100 और वो कह रहे 5 लाख के शेयर इशू करे, तो 200 के अंदर मैं 5 लाख प्लस करूं और फिर कहीं मुझे 5 लाख 200 से डिवाइड करना पड़ जाए तो काफी मुश्किल हो जाएगा। तभी हम कहते हैं जो जो वैल्यूज गिवन हो कोशिश करो उसके आसपास ले लो, आई मीन उसका डबल ट्रिपल करके अमाउंट ले लो, कैलकुलेशन इजी हो जाती है इस पर्पज से। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं। अब मैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन लेती हूँ, इशूड शेयर्स ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, क्या करना होता है आपने? जैसे 5 लाख गिवन है ना, तो मैं ऐसे करूं, मैं वैल्यूज ले लूं। चलो मान लो मैंने ले लिया 20 लाख और 10 लाख। मैंने कैसे लिया 20 लाख और 10 लाख? समझ गए ना, क्योंकि 2:1 है ना, 2:1 की रेशो है, तो 2:1 है तो 2:1 में लेना। 20 लाख 10 लाख मैंने क्यों लिया? मैं क्योंकि 5 लाख है, प्लस माइनस करना मेरे लिए इजी हो जाए। चलो अब हम सोचते हैं 20 लाख और 10 लाख इस समय इनके शेयर, 20 लाख के इनका डेट है और 5 लाख 10 लाख की इक्विटी है। 5 लाख के शेयर्स इशू करें, 5 लाख के शेयर्स इशू करें तो क्या इफेक्ट पड़ा? पहला इफेक्ट ये पड़ा, देखो जैसे होता है ना अकाउंटिंग के क्वेश्चन में हम करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए 5 लाख के अगर आपने शेयर्स इशू करे तो पहला इफेक्ट ये पड़ा कि आपकी शेयर कैपिटल बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, अब चेक करो कि शेयर कैपिटल इन दोनों में से किसका हिस्सा है। जो फॉर्मूले में चीजें आ रही है इनमें किसका हिस्सा है? ऑब्वियसली शेयर कैपिटल तो शेयर होल्डर्स का हिस्सा है, तो यानी कि शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए की हमारी बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा भाई? दूसरा इफेक्ट ये पड़ा कि हमारा 5 लाख रुपया बैंक में आ गया। लेकिन जो बैंक है ना तो वो डेट का हिस्सा है ना वो इक्विटी का हिस्सा है। केवल इस यानी कि इस ट्रांजैक्शन का इस रेशियो के हिसाब से ये फर्क पड़ा कि 5 लाख रुपए की आपकी शेयर कैपिटल बढ़ गई। अब मैं इसको सॉल्व करूं, पहले था 20 लाख और 10 लाख, अब हो गया 20 लाख और
15 लाख। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, 4/3 आ गया ना। 4/3 का मतलब है 1.33:1। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब पहले रेशो कितनी थी 2:1, अब कितनी हो गई 1.33:1। इसका मतलब रेशो हमारी क्या हो गई, रेशो हमारी डिक्रीज हो गई। ठीक है दोस्तों, 2:1 से तो डिक्रीज हो गई ना। चलो इधर देखो भाई, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला में क्या क्या, प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स करके देखें। चलो 0.4:1 है ना, और वहां 5 लाख की फिगर है, तो मैं ऐसे कर लू, मैं ले लू 8 लाख और इधर ले लू मैं 20 लाख। देख लो रेशो वो लेकर आना 0.4:1, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का 0.4 होना चाहिए टाइम्स, यही लिया। 5 लाख के शेयर्स इशू करें, देखते हैं इनमें क्या असर पड़ा। जो रेशियो है ना उस पे असर देखो। पहला असर क्या पड़ा, शेयर कैपिटल बढ़ गई। शेयर कैपिटल हमारा प्रोप्राइटर्स फंड्स का हिस्सा है, 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, बैंक बढ़ गया। भाई बैंक तो टोटल एसेट्स का हिस्सा तो है ना, यानी कि टोटल एसेट्स भी बढ़ गई 5 लाख रुपए की। और दोस्तों ये बात समझ लेना, ये मत कहना कि जितना अमाउंट ऊपर प्लस हुआ उतना नीचे असर प्लस हुआ तो इसका मतलब असर नहीं पड़ा, कोई चेंज नहीं आया। नहीं, करके देखो। अगर मैं इसको प्लस करूं तो ये मेरा बन गया, ऊपर आ गया न्यूमरेटर आ गया 13 लाख और डिनोमिनेटर मेरा आ गया 25 लाख। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बन गया 13/25। ठीक है ना, जीरो कैंसिल करने के बाद। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, यानी 0.5, 125, 5 बचे 0, 0.52:1। और पहले क्या रेशो है 0.4:1। इसका मतलब रेशो क्या हो गई, ये तो रेशो इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये मैंने आपको एक पार्ट करके दिखाया। कैसे पता करते हैं, समझ गए ना। चेक करना है आपको, पहले कोई इमेजिनरी वैल्यूज ले लो, इस तरीके से लो कि जो रेशियो है उसमें आ जाए। फिर उसके बाद देखो कि काउंटिंग इफेक्ट क्या पड़ रहा है, जो जो चीजें उस रेशियो में उन पे क्या असर पड़ रहा है, आपको देखना उन पे क्या असर पड़ रहा है। फिर कैलकुलेशन करके देखो, उससे आपको इंक्रीज डिक्रीज समझ में आएगा। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट करते हैं, धीरे धीरे एक दो करते हैं ना, आपको समझ आता जाएगा। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट कहते हैं डिबेंचर्स ऑफ ₹3 लाख इशूड। 3 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे। पहला असर क्या हुआ, पहला असर ये कि डिबेंचर बढ़ गए, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ गई। 3 लाख है ना, तो मैं अब कुछ ऐसी वैल्यूज ले लूं, मैं ले लेती हूँ 2:1 के रेशो में ले लेना। तो चलो दोस्तों मैं ले लेती हूँ 6 लाख और 3 लाख, है ना। बल्कि ऐसे करो, बल्कि ऐसे करो 12 लाख और 6 लाख ले लो। अब 6 लाख और 3 लाख भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोशिश करते हैं डबल ट्रिपल के करीब अमाउंट ले, ताकि कैलकुलेशन हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। 12 और 6 देखो 2:1 की रेशियो है। 3 लाख के डिवेंचर इशू करें। 3 लाख के डिवेंचर इशू करने पर क्या असर पड़ा, पहली बात डिवेंचर्स बढ़ गए, यानी नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ गई, यानी मेरा न्यूमरेटर बढ़ गया 3 लाख। दूसरा असर क्या हुआ भाई, दूसरा इफेक्ट ये पड़ा कि बैंक बढ़ गया, लेकिन बैंक जो है ना तो डेट का हिस्सा है ना इक्विटी का हिस्सा है। ठीक है ना डेट का हिस्सा ना इक्विटी का हिस्सा, छोड़ दिया। अब चेक करें कितना आ गया, ये आ गया 15 लाख अपॉन 6 लाख। मतलब मैं इसको सॉल्व करूं तो 15/6, यानी मैं सॉल्व और करके देखूं तो 6 to the 12, 3 बचे 2.5:1। और पहले कितनी थी रेशो 2:1, तो 2:1 से बढ़कर हो गई 2.5:1, यानी रेशो हो गई हमारी इंक्रीज। ठीक है दोस्तों, चलो इधर देखते हैं प्रोप्राइटरी रेशो पे क्या असर पड़ा, ये समझने की कोशिश करते हैं। प्रोप्राइटर्स फंड्स, प्रोप्राइटर्स फंड 0.4:1 की रेशो है, तो मैं चलो ले लेती हूँ 3 लाख है ना वो वैल्यू, तो 3 लाख है तो 3 लाख है तो कम से कम न्यूमरेटर में कोशिश करो डबल ट्रिपल, जैसा कि मैंने कहा। अगर मैं इसको 6 लाख ले लूं तो ऊपर 0.4 लेना ना इसका, तो 0.4 का मतलब हो गया, या ऐसे करें ना, ऐसे करें ना 4 लाख और 10 लाख, आगे ना 0.4:1 के वैल्यू ले लेना मैंने रेशो। चलो पहला असर क्या पड़ा, नंबर 1 डिबेंचर्स बढ़ गए। डिबेंचर इनमें से किसका हिस्सा है, प्रोप्राइटर्स फंड्स का हिस्सा तो नहीं है भाई, क्योंकि प्रोप्राइटर्स फंड्स में तो शेयर होल्डर्स फंड्स आता है, नहीं है, छोड़ दिया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, बैंक, बैंक बढ़ा ना, बैंक टोटल एसेट्स का हिस्सा है,
बैंक टोटल एसेट्स का हिस्सा है। कितना बैंक बढ़ गया? 3 लाख रुपीस। अब क्या हुआ? 4 लाख अपॉन 13 लाख, 4 अपॉन 13 आया, यानी 0.13 दूनी 26, 13 तिया 39, लगभग 0.3:1। पहले कितनी थी? पहले थी 0.4:1। क्या मतलब है? रेशो हमारी डिक्रीज हो गई। ठीक है, आपको समझ के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ऐसा आप ओरल रोल नहीं बताएंगे, क्योंकि देखना पड़ेगा ना उसका इफेक्ट कितना कहाँ पड़ता है। ठीक है, यहाँ जैसे क्या था, न्यूमिनेटर बढ़ा तो रेशो बढ़ गई, यहाँ डिनोमिनेटर बढ़ा तो रेशो कम हो गई। ठीक है दोस्तों, राइट। चलो एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम श्योर ये आपने पॉइंट्स अपने साथ साथ आप नोट करते ही जाते होंगे। हाँ, चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं भाई, ये नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिबेंचर्स ऑफ ₹5 लाख वर इशूड फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट। डिबेंचर्स ऑफ ₹5 लाख वर इशूड फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, 5 लाख है तो मैं ऐसे करूं ना, मैं अमाउंट ले लूं कितना? 20 लाख और 10 लाख। ठीक है, 2:1 की रेशो में चाहिए ना हमें, 20 लाख और 10 लाख। ठीक है भाई, 5 लाख रुपए के आपने डिबेंचर इशू करे, बदले में आपने इक्विपमेंट्स लिए। इक्विपमेंट्स मतलब क्या? एसेट्स बढ़ गई ना हमारी। ठीक है ना, तो 5 लाख की है ना, 5 लाख के मैंने लिए, तो पहला इफेक्ट क्या? जब इशू करे डिबेंचर्स, क्योंकि अब शेयर्स और डिबेंचर्स जो है कैश में भी इशू होते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी होते हैं। ठीक है ना, तो ये अदर देन कैश है ना, मतलब इशू करे, बदले में कोई एसेट खरीदी, इक्विपमेंट खरीदे। पहला इफेक्ट, 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स हमारे बढ़ गए, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ गई। हाँ, दूसरा इफेक्ट क्या? इक्विपमेंट्स बढ़ गए, लेकिन इक्विपमेंट्स जो हैं वो तो इनमें से ना डेट का हिस्सा है ना इक्विटी का हिस्सा है। अब अगर मैं बढ़ाऊं तो क्योंकि न्यूमिनेटर बढ़ गया, आप सिंपल करते हो, जरूरी नहीं कि कैलकुलेशन करके देखनी है, आप हिसाब लगा सकते हो। न्यूमिनेटर बढ़ने से क्या होगा? रेशो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, चाहे कैलकुलेट करके देख लो, चाहे समझ लो। आइए प्रोप्राइटरी रेशो में देखते हैं। यहाँ मुझे रेशो बनानी है 0.4:1 की, तो मैं ऐसे करूं, वही कर ले, 10 लाख 10 लाख कर लो, चलो 20 लाख करना है, 20 लाख कर लो, 20 लाख ले लो डिनोमिनेटर में और 8 लाख रुपए ले लो यहाँ पर है। ठीक है, चलो 5 लाख के इशू करें। पहला इफेक्ट, डिबेंचर्स बढ़ गए, लेकिन डिबेंचर्स तो शेयर होल्डर्स का हिस्सा नहीं है, छोड़ दिया, ना ही वो टोटल एसेट्स का हिस्सा है। 5 लाख के ना, साथ में आपने इक्विपमेंट्स खरीदे, इक्विपमेंट खरीदे तो हमारी एसेट बढ़ गई, एसेट टोटल एसेट्स बढ़ गई ना, कितने रुपए की हो गई? 5 लाख रुपए की। यहां अब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो डिनोमिनेटर बढ़ने का मतलब हो गया रेशो हमारी डिक्रीज हो गई। चाहे तो कैलकुलेशन करके देख लो, नहीं तो समझ आता ही है, पता ही होगा आपको। न्यूमिनेटर बढ़ने का मतलब आंसर बढ़ना, डिनोमिनेटर बढ़ने का मतलब आंसर कम हो जाना। ठीक है दोस्तों, चलो फोर्थ पॉइंट आओ, गुड्स ऑफ ₹30,000 डिस्ट्रॉयड। अब 30,000 है ना, तो मैं हजारों में वैल्यूज लूं। हाँ, 2:1 की रेशो लेनी है ना, चलो तो मैं ऐसे करूं, 80,000 और 40,000 ले लूं। अब कोई वैल्यूज ले लो, मैंने कहा ना कोशिश करो बस इस तरीके की वैल्यूज लो जो आपको प्लस माइनस करना आसान कर दे, बस ये। हाँ जी, 30,000 रुपए के गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हुए। पहला इफेक्ट, गुड्स कम हो गए। ठीक है ना दोस्तों, गुड्स कम हो गए, लेकिन गुड्स ना तो डेट का हिस्सा है ना इक्विटी का हिस्सा है, छोड़ दिया मैंने। दूसरा, गुड्स डिस्ट्रॉय हुए तो लॉस हो गया। आपको पता है ना, अगर गेन या प्रॉफिट होता है तो ओनर की कैपिटल बढ़ती है, यानी शेयर कैपिटल कह लो, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल नहीं, शेयर होल्डर्स का फंड्स बढ़ता है। और अगर कोई लॉस होता है तो शेयर होल्डर के पैसों से ही तो कम होगा। 30,000 के गुड्स होने की वजह से, 30,000 के गुड्स होने की वजह से क्या हुआ? हमने लॉस हो गया, शेयर होल्डर्स का फंड कम हो गया। अब डिनोमिनेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर कम होने का मतलब रेशो हमारी इंक्रीज हो गई। ठीक है ना, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड्स में याद रखना, शेयर होल्डर फंड मतलब ओनर का पैसा, गेन या प्रॉफिट होने से शेयर होल्डर्स का फंड बढ़ता है और
चाहे अगर सिंगल प्रोप्राइट अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है तो ओनर की कैपिटल से तो कटेगा, ठीक है ना। और अगर गेन या लॉस होता है, सॉरी गेन या इनकम होती है तो ऐड, लॉस होता है तो माइनस, ठीक है दोस्तों। चलो इधर देखते हैं भाई, प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। यहाँ पर प्रोप्राइटर का फंड कम हुआ, जैसे कि हमने बात करी 0.4:1 की रेशो लेनी है ना। चलो मैं 80,000 और 80,000 और 2 लाख रुपए ले लूं, ये ना 0.4:1 का रेशो ले रही हूं मैं। क्या हुआ, 30,000 के गुड्स कम हो गए, 30,000 गुड्स कम हो गए, लॉस हुआ। लॉस कहां से कटेगा, ओनर के फंड से कटेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद टोटल एसेट्स, भाई गुड्स भी तो कम हुए, गुड्स कम होने से क्या होगा, एसेट्स भी तो कम हो गई, एसेट्स कम हो गई तो यहां से भी तो कम करना पड़ेगा। लेकिन अब ये बात मत बोलना कि उतनी चीज न्यूमरेटर से कम हुई, उतनी डिनोमिनेटर से कम हुई तो नो चेंज, नहीं नहीं, ऐसे केस में तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऊपर रह गया 50,000 और नीचे रह गया 1,70,000, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बना 5/17, तो 17×51 अप्रोक्सीमेटली 0.3:1 आ गया, यानी रेशो हमारी डिक्रीज हो गई। अच्छा ये भी मत कहना दोस्तों, ये भी मत कहना कि ना अगर हम ऐसे देखने में लग रहा है कि एक तरफ एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, नहीं ये कोई लॉजिक नहीं है। ये तो ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है, ऐसा कोई जरूरी चीज नहीं है कि वो एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, नहीं नहीं, दिस विल नॉट हैपन। यू हैव टू थिंक ऑफ द इफेक्ट एंड देन यू विल कैलकुलेट। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। आपको बेसिस लेने पड़ेंगे, उस बेसिस के हिसाब से करना, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं। हाँ मेरा ख्याल है साथ जो ना हमेशा याद रखिए, अकाउंट्स की जब भी वीडियोस देखिए ना तो सिर्फ देखना काफी नहीं होता दोस्तों, ये मेरी सजेशन है आपको कि केवल देखना काफी नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, एक पेन पेपर साथ में रखना चाहिए जब आप देखते हो, साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए और फिर उसके बाद पता क्या करिए, जब एक बार आपने कर लिया, समझ लिया, तो उस तरीके के क्वेश्चन को फिर बुक में से ट्राई करिए, यही सही तरीका है। अकाउंट्स केवल देखने से नहीं आता, आपको देखना जरूर इसलिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझनी है, उसके बाद उसको एक बार सोचना है और सोचना क्या, अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि हाँ ये बात जो बताई गई है क्या ये मेरी समझ में आ गई है, ठीक है ना दोस्तों। वो उस बात को देखो, फिर उसके बाद उसको उस तरीके के क्वेश्चन बुक से लो एंड ट्राई करके देखो, तभी आप मानना कि आपको वो कॉन्सेप्ट आई है। केवल देखा, देख के बस दूसरा वीडियो चेंज कर लिया, उसको देखा, ऐसे पर्पस नहीं सर्व होता है अकाउंट्स, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वन, पेड ₹10,000 टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने 10,000 रुपए दिए, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं क्या करूं, सबसे पहले 2:1 है, ये 10,000 है ना, तो चलो मैं ऐसे करूं 40,000 और 20,000 ले लूं, कुछ बस मैंने आपको बताया ना, कुछ इस तरीके से ले लो कि वो रेशो आ जाए, और ये भी याद रखो कि जो अमाउंट गिवन है कुछ उसका डबल ट्रिपल करके लो तो इजी हो जाती है बात। हाँ जी, जब अपने क्रेडिटर्स को पैसे दिए तो पहला इफेक्ट क्या पड़ा, कैश गया, कैश गया ना, तो डेट का हिस्सा ना वो इक्विटी का हिस्सा है, ठीक है, करंट एसेट होती है कैश। तो दूसरा क्या हुआ, क्रेडिटर्स कम हो गए, अब क्रेडिटर्स कम हुए, क्रेडिटर्स ना डेट का हिस्सा ना इक्विटी का हिस्सा है, क्योंकि डेट का मतलब डेट इक्विटी रेशियो में लॉन्ग टर्म डेट है, ये सॉल्वेंसी रेशियोज है ना, तो सॉल्वेंसी रेशियोज में हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की बात करते हैं। तो क्रेडिटर्स कम हुए, करंट लायबिलिटी, इन दोनों में से कुछ नहीं है, कैश कम हुआ, कोई नहीं है, तो यानी कि क्या आया, ये आ गया जी हमारा नो चेंज, ठीक है दोस्तों। इसमें देखते हैं प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट, 0.4:1 की रेशियो लेनी है ना, तो चलो पहले मैं कोई एक इमेजिनरी वैल्यूज ले लूं, चलो हम ले लेते हैं 40,000 और 1 लाख, ये मैंने लिया, ठीक है। 10,000 रुपए आपने क्रेडिटर्स को दिए, पहला इफेक्ट क्रेडिटर्स कम हुए, ना तो क्रेडिटर्स शेयर होल्डर्स का हिस्सा ना ही टोटल एसेट्स का हिस्सा, छोड़ दिया। दूसरा क्या इफेक्ट पड़ा, कैश कम हुआ, कैश हमारी एसेट का हिस्सा है, करंट एसेट है तो टोटल एसेट्स का तो है ही है ना, लीजिए यहां से हमने 10,000 रुपए कम कर दिए, है ना, 10,000 रुपए कम कर दिए, डिनोमिनेटर कम हो गया, तो डिनोमिनेटर कम होने से रेशो हमारी इंक्रीज हो गई, ठीक है ना, क्योंकि एसेट कम हुई है ना। चलो नंबर 6 करते हैं। नंबर 6 क्या कहते हैं, डिबेंचर्स ऑफ ₹2 लाख कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, होता है ना डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं,
तो ये कन्वर्टिबल डिवेंचर्स की बात करी जा रही है। इसका मतलब आपने 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। 2 लाख है ना, तो चलो मैं आपकी बार वैल्यूज ले लेती हूँ। वैल्यूज ले ले हम क्या नाम है, 8 लाख और 4 लाख 2:1 की रेशो में लेना है। पहला इफेक्ट क्या पड़ा भाई, डेट अपॉन इक्विटी में डिवेंचर्स कम हो गए, है ना, डिवेंचर की जगह शेयर्स बन गए ना, डिवेंचर्स कम हो गए तो नॉन करंट लायबिलिटी कम हो गई। लो मैंने 2 लाख रुपए के डिवेंचर कम कर दिए, ठीक है, और शेयर्स हमारे बढ़ गए, डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, डिबेंचर कम हो गए, शेयर्स हमारे बढ़ गए। आप तो समझ ही गए, रेशो तो बहुत ज्यादा बढ़ना है, बहुत ज्यादा कम हो गई, क्योंकि ऊपर रह गया 6 लाख और नीचे भी 6 लाख, तो रेशो हो गई 1:1। पहले कितनी थी, 2:1, उससे बढ़कर कितनी हो गई, सॉरी कम होकर कितनी हो गई, 1:1। रेशो हमारी हो गई डिक्रीज। ठीक है दोस्तों, चलो इधर आओ, प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। हाँ, पहला इफेक्ट क्या कहा मैंने, डिबेंचर्स कम हो गए। अब पहले वैल्यूज ले लें, 2 लाख है ना, तो मैं ले लूं 4 लाख और 10 लाख। क्या कहते हैं क्वेश्चन, 2 लाख के डिवेंचर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में। पहला इफेक्ट मैंने कहा डिवेंचर कम हो गए, डिवेंचर तो ना प्रोप्राइटर्स फंड्स का हिस्सा है ना टोटल एसेट्स का हिस्सा है, छोड़ दिया। दूसरा, हमारे शेयर्स बढ़ गए, कितने के बढ़ गए भाई, 2 लाख के बढ़ गए, न्यूमिरेटर बढ़ गया, न्यूमिरेटर बढ़ने से रेशो हमारी इंक्रीज हो गई। ठीक है, जैसा कि मैंने दोस्तों कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बढ़ेगा एक कम होगा, लेकिन ज्यादातर ऐसा इसलिए हो रहा है, ज्यादातर अगर आप समझने की कोशिश करो तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसमें डेट इक्विटी रेशो में जो शेयर होल्डर फंड है ना, वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, और इसमें जो है वो क्या नाम है, न्यूमिरेटर में आ रहा है। इस वजह से हो रहा है, पर फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ये मत करना कि एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा अपने आप कम कर दो, रीजंस एंड लॉजिक्स देख के ही करना। यही तो हम कह रहे हैं, अकाउंट्स तो टोटल लॉजिक्स का नाम है, इसीलिए तो हमने अपने चैनल का नाम भी लॉजिक्स एंड अकाउंट्स ही रखा है, बिकॉज अकाउंट्स इज फुल ऑफ लॉजिक्स। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ख्याल है ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी आज की वीडियो की। ठीक है, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करिए, आप बताइए, कोई कोई कॉन्सेप्ट है जो आप चाहते हो हम उसे बताएं, हम उसे जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, आप मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट में लिखिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरीके की और कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय एवरीवन।